बेटा हम लोग पिछले लेक्चर पे थर्मोडायनामिक्स देख रहे थे और कुछ चीज़ें पढ़ी गई थी, उसी के आगे की चर्चा आज हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं स्टेट थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। सबसे पहले तुम लोग लिखेंगे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। thermodynamical process through which sorry process through which system is carried out from one state to other state. One state to other state. Following process, it is of following type. It is of following type. आइसोथर्मल प्रोसेस, पहला हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी सिस्टम 0 होगा। ध्यान रखिएगा, सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा टी सिस्टम 0, लेकिन सराउंडिंग के टेम्परेचर में चेंज होगा। मान लो आप कमरे में बैठे हुए हो, गर्मी का समय होता है तो आप एसी लगा देते हो। अब एसी एक टेम्परेचर पर फिक्स कर देते हो तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता है, लेकिन जो कमरे की गर्मी है वो एसी बाहर फेंकता है, तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जबकि आपके रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर कहीं कोई एक्जोथर्मिक प्रोसेस, मान लो कमरे में आप लकड़ी जला के बैठे हो, लकड़ी हीट रिलीज करती है, एक्जोथर्मिक होता है, तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आप सोच रहे हो बढ़ने ना पाए तो फिर क्या करोगे, आप उस हीट जो जनरेट हो रही थी उसको बाहर फेंकोगे, तो बाहर का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, आपके कमरे का टेम्परेचर भले कांस्टेंट रहे। यही चीज़ है कि कमरे में कोई ऐसा प्रोसेस है जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो आपको टेम्परेचर बाहर से लाना पड़ेगा, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग चेंजेज। सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब जो सिस्टम है, निकाय है, उसका टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो परिवेश है उसके टेम्परेचर में बदलाव होगा। सच प्रोसेस इज कैरीड आउट इन थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट बाथ होता है जिसमें इस प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। एक चीज़ एग्जाम्पल में कहा जाए तो आप कह सकते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे कोई सॉलिड है वो गैस में बदल रहा है, तो जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड गैस में लिक्विड बदलेगा उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद फिर बढ़ सकता है, ठीक है। या लिक्विड गैस में बदल रही है उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाद में फिर बढ़ सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस,
यहाँ पर भैया दूसरा हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पर डेल्टा वी सिस्टम जीरो, यहाँ पर डेल्टा वी सिस्टम जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी सिस्टम जीरो। ठीक है, मतलब सिस्टम के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चीज जानते रहो भैया। प्रोसीड्स इन क्लोज्ड सिस्टम कहाँ पर होगा? प्रोसीड्स इन क्लोज्ड सिस्टम, तो ये क्लोज सिस्टम में प्रोसीड करेगा। प्रोसीड्स इन क्लोज्ड सिस्टम, बंद निकाय में होगा। कई बार आपको वॉल्यूम जीरो रखना होता है, वॉल्यूम में चेंज जीरो रखना होता है, लेकिन बताते नहीं कि वॉल्यूम में चेंज जीरो है। वहाँ पर सीधे कह देंगे कि ऐसा जो प्रक्रम है ये कहाँ पे हो रहा है? बंद निकाय में हो रहा है। तो जहाँ पे कह दिया जाए बंद निकाय में हो रहा है, आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर वॉल्यूम जीरो है। भैया डेल्टा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ पर डेल्टा पी सिस्टम जीरो होगा, डेल्टा पी सिस्टम यहाँ पर जीरो होगा। डेल्टा पी सिस्टम जीरो होगा। ये ओपन सिस्टम में प्रोसीड करेगा, ओपन सिस्टम। अकर इन ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम में होगा। अकर इन ओपन सिस्टम। चलो भैया एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। डेल्टा क्यू सिस्टम, इज जीरो। यहाँ पर सिस्टम का डेल्टा क्यू जीरो होगा, डेल्टा क्यू सिस्टम इज जीरो। यहाँ पर ये चीज जानते रहो। प्रोसीड्स इन आइसोलेटेड सिस्टम, प्रोसीड्स इन आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये प्रोसीड करेगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग ले रहे हैं। ये इंसुलेटेड वॉल होगी, इंसुलेटेड वॉल। इंसुलेटेड का मतलब ऊष्मारोधी वाल, मतलब इससे हीट ना तो अंदर जा पाएगी और ना बाहर जा पाएगी। यहाँ पर हीट, ये ना तो अंदर जाएगी और ना बाहर आएगी। लेकिन अगर इसको सडन कंप्रेस किया जाए, नोट करके, इफ आइसोकोरिक प्रोसेस
इज सडनली कंप्रेस्ड, मतलब अचानक कंप्रेस कर दिया जाए, देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, अगर इसको अचानक संपीड़ित कर दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। कारण कि आप जो वर्क करेंगे वो इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज एज वर्क डन चेंजेज इनटू इंटरनल एनर्जी। वर्क डन चेंजेज इनटू इंटरनल एनर्जी, जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और दूसरा है इफ आइसोकोरिक प्रोसेस इज कंप्रेस्ड एक्सपेंडेड, प्रसार किया जाए, देन इंटरनल एनर्जी decreases as system has to be done work against surrounding। तो अगर इसको सडनली एक्सपेंड किया जाए तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगी, चूंकि सिस्टम को सराउंडिंग के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा, निकाय को सराउंडिंग के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा। ये हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस चक्रीय प्रक्रम। यहाँ पर भैया इफ प्रोसेस रिटर्न्स to its initial stage through number of step। if process returns to its initial stage through number of step, तो अगर प्रोसेस अपने इनिशियल स्टेज पर कई प्रोसेस के थ्रू लौट आता है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे भैया, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। तो क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। यहाँ पर आप ए से चले, बी पे पहुँचे, बी से सी पे पहुँचे, सी से डी पे पहुँचे, डी से ए पे पहुँचे, नंबर ऑफ स्टेप के थ्रू आप लौट आए, नंबर ऑफ स्टेप के थ्रू आप लौट आए। अब यहाँ पर अगर जब ए से चले थे ए पर ही पहुँचे तो डेल्टा टी जितना रहा होगा, टेम्परेचर जितना रहा होगा उतना हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, इंथैल्पी में चेंज नहीं हुआ, और एंट्रोपी में भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप इस तरह से आप ऐसे मतलब ए से बी तक गए और बी से फिर ए तक लौट आए, लेकिन आप पाथ बदल दिए, तब भी ये चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा, साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। जरूरी नहीं कि आप ए से बी जाएं, बी से सी जाएं, सी से डी जाएं। ठीक है, आप अपने पाथ को छोड़ दिए और पाथ को बदल के लौट आए, तो ये चीज़ आएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस, पहले लिख लिया जाए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं
जिसमें मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है। ये एक पिस्टन है जिसको आप मासलेस फ्रिक्शनलेस बता रहे हो। मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा है। मास लेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है। यहाँ पर पिस्टन पर गैस दाब डालेगी और दाब पिस्टन भी गैस पर डालेगा। अगर ये दोनों दाब बराबर हैं, जो गैस दाब डाल रही है और जो पिस्टन दाब डाल रहा है, दोनों दाब बराबर हैं, तो पिस्टन वहीं पे पड़ा रहेगा। गैस अगर ज़्यादा दाब डालती है तो पिस्टन ऊपर आएगा, पिस्टन अगर ज़्यादा दाब डालता है तो पिस्टन नीचे आएगा। लेकिन पिस्टन दाब ज़्यादा तो डाल रहा है, लेकिन उसके दाब में बहुत अंतर नहीं, मतलब इन्फाइनिटली स्मॉल है, बहुत कम अंतर है। उतना कम अंतर है जितना आप रख सकते हो। पिस्टन गैस पर ज़्यादा दाब डाल रहा है लेकिन अंतर बहुत कम है, तो क्या होगा कि पिस्टन पहले ऐसे थोड़ा सा नीचे आएगा ऐसे, फिर गैस पिस्टन पर दाब लगाएगी ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ऐसे नीचे ऊपर करता रहेगा और थोड़ा थोड़ा करके नीचे आएगा। मतलब जैसे हमने कहा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऊपर उतना नहीं जाएगा जितना कि नीचे आया है, क्योंकि पिस्टन दाब ज़्यादा डाल रहा है। तो फाइनली वो आएगा तो नीचे, लेकिन कुछ नीचे, फिर कुछ ऊपर, फिर कुछ नीचे, फिर कुछ ऊपर, ऐसे करते करते वो कई स्टेप में नीचे पहुंचेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, कई स्टेप में प्रोसीड करता है। इफ प्रोसेस प्रोसीड्स थ्रू नंबर ऑफ स्टेप वेरी स्लोली, proceeds through number of step very slowly, then it is reversible process। या बस ये जाएगा। ऐसे जो प्रोसेस होते हैं, सच प्रोसेस आर अनकॉमन एंड अनरियल। सच प्रोसेस आर अनकॉमन एंड अनरियल। ऐसे प्रोसेस होते हैं अनकॉमन एंड अनरियल, मतलब अवास्तविक और अव्यवहारिक होते हैं। हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली ये नहीं होते हैं। इररिवर्सिबल प्रोसेस irreversible process proceeds fastly in a single step। अगर पिस्टन दाब ज़्यादा लगा रहा है ऐसे, तो सीधे नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल में अगर कहा जाए, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर irreversible। आर नेचुरल प्रोसेस आर irreversible। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो irreversible प्रोसेस होते हैं। ये हो जाएगा भैया। चलो हम लोग थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम देख लें। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम
ये थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम, ये 3 टाइप का होगा। कौन कौन से 3 टाइप के होंगे? पहला भैया केमिकल इक्विलिब्रियम, concentration is same at each point। तो कंसंट्रेशन जब सेम होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम या कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कह दें। तो हर पॉइंट पे अगर कंसंट्रेशन सेम होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर बी में अगर देखा जाए तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, if system does not do any work, system does not do any work on other any point, मतलब सिस्टम का एक पॉइंट जब किसी दूसरे पॉइंट पर वर्क ना करे। और थर्मल इक्विलिब्रियम, if heat is not flow, if heat does not flows from one point to other, if heat does not flows from one point to other, अगर हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो नहीं करती तो हम लोग इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक भैया, यहाँ पर ध्यान दें, एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ प्रोसेस। डी, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, ए आइसोबारिक है, बी सी और डी आइसोकोरिक है, और बी आइसोथर्मल है, सी एडियाबेटिक है। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक एक ही जैसे हैं, लेकिन आइसोथर्मल में चेंज तेजी से होता है और एडियाबेटिक में, सॉरी गलत बोल रहा, आइसोथर्मल में चेंज स्लो होता है
जबकि एडियाबेटिक में चेंज तेजी से होता है। ये हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंथैल्पी के बारे में। इंथैल्पी अगर कहा जाए क्या है तो आप कहेंगे टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। Mathematically it can be represented as H equal to E plus PV. H enthalpy, E internal energy, P pressure, B वॉल्यूम। ये है इंथैल्पी। is also state function and extensive property. Its absolute value its absolute value cannot be determined. Its absolute value cannot be determined. Change in internal energy is measured in calorimeter. Delta H equal to HP minus HR. If HP greater than HR, endothermic. HP greater than less than sorry एक्सोथर्मिक। ये हो जाएगा भैया। आगे अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि इंथैल्पी is also known as energy at constant volume. Energy at constant volume। ये हो जाएगा एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं है प्रेशर, सॉरी, एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। ये हो जाएगा। अच्छा अब देखें बेटा, enthalpy is more significant सिग्निफिकेंट का मतलब होता है व्यापक, जिसकी चर्चा ज्यादा हो।
देन इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा से इंथैल्पी की चर्चा ज़्यादा होती है, इसलिए जो इंथैल्पी है आंतरिक ऊर्जा की तुलना में ज़्यादा व्यापक है। तो इंथैल्पी इज मोर सिग्निफिकेंट देन इंटरनल एनर्जी। पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इन ओपन सिस्टम। बिकॉज most of the process is carried out at constant pressure। कि कांस्टेंट थोड़ा सा carried out at constant pressure। तो कांस्टेंट प्रेशर या ओपन सिस्टम में जहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ओपन सिस्टम में किया जाता है। ओपन सिस्टम जहाँ पर प्रेशर भैया कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम लोग इंटरनल एनर्जी क्या कहते हैं, कांस्टेंट, मतलब सॉरी इंथैल्पी की चर्चा ज़्यादा करते हैं इंटरनल एनर्जी की तुलना में। यहाँ पर ध्यान दो, रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में संबंध। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, वी नो दैट H इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, इफ in one state at constant pressure enthalpy H1, internal energy E1, volume V1 in other state, while in other state while in other state enthalpy H2 internal energy E2 and volume is V2। now H1 equal to P V1 equation 1, H2 equal to E2P V2। यहाँ पर ये, अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यहाँ पर P V2 माइनस V, तो ये हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। इक्वेशन 3 हो गया।
फर्दर gas equation from gas equation PV P delta V delta N RT. So delta H equal to delta E plus delta RT. ये इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 3 and 4 represent relation between enthalpy and internal energy। यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा एन पी जी माइनस एन आर जी। ये नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, एन पी जी माइनस एन आर जी, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज नोट करके अगर आपसे कोई पूछता है तो एक तो ये जानते रहे कि प्रोसेस आपने कांस्टेंट प्रेशर पर प्रोसीड कराया है, ये चीज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर भैया अगर आपसे कहे कोई कि डेल्टा एच बड़ा है या डेल्टा ई बड़ा है तो आप किसी को बड़ा कह के दूसरे को नाराज नहीं कर सकते। मतलब डेल्टा एच बड़ा भी है, बराबर भी है और छोटा भी है डेल्टा ई से। ये डिपेंड करेगा डेल्टा एन पर। तो यहाँ पर इफ डेल्टा एन इज 0 देन डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई। यहाँ पर ध्यान दो, एग्जाम्पल लिया जाए N2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल टू 2NO गैस। अब यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर दो प्रोडक्ट दो है, गैस स्टेट में रिएक्टेंट एक और एक दो है, तो 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब डेल्टा बराबर डेल्टा ई तो आप लिखोगे प्लस डेल्टा एन भी लिखोगे आर टी। अब डेल्टा ई तो आप लिख रहे हो डेल्टा एच बराबर करके और यहाँ पर 0 इंटू आर टी लिख रहे हो। तो ऐसा करने पर डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई। ये चीज हो जाएगा भैया। तो डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर दूसरा इफ डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 देन डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। टू SO3 गैस ये हो जाएगा। अब डेल्टा एन की वैल्यू
3 माइनस 2 बराबर 1 हो जाएगी। डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा ई प्लस एन की जगह पर आप 1 लिखोगे तो 1 तो लिखा नहीं जाता, केवल आर टी हो जाएगा। मतलब डेल्टा ई में आप डेल्टा ई में आर टी जोड़ेंगे तो डेल्टा एच के बराबर होगा। थर्ड, if delta n less than 0 then delta h less than delta e। यहाँ पर भैया क्या लिखने वाले हो आप लोग? N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्वल टू 2NH3 गैस। यहाँ पर डेल्टा n -4 -2 तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा एच आप लिख रहे हो डेल्टा ई -2RT, ये हो जाएगा भैया। फर्दर अब डेल्टा एच आप यहाँ पर है -2RT, ये कांस्टेंट प्रेशर और एनर्जी का डिफरेंस है। ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की एनर्जी का डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम एट प्रेशर। ये जो क्वेश्चन है अभी आप मतलब ये पॉइंट चीज सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया था कि इस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर की एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया था, फाइंड डिफरेंस ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 2A गैस यहाँ पर 4C गैस। तो यहाँ पर डेल्टा एन सबसे पहले आप लिखोगे डेल्टा एन 4 - 5 तो हो जाएगा -1। तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई -RT, या डेल्टा एच बराबर हो जाए सॉरी डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बराबर हो जाएगा -RT। तो आंसर हो जाएगा -RT, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन एक बार आईआईटी में पूछा गया था, कंबसन ऑफ बेंजीन अकर एज फॉलो। आईआईटी का क्वेश्चन है, कंबसन ऑफ बेंजीन अकर एज फॉलो एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस एंड एट कांस्टेंट प्रेशर।
यहाँ पर आप लिखेंगे 2C6 प्लस 15O2। अब ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है, और ये यहाँ पर हो जाएगा 12CO2 गैस प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना जाएगा भैया 6H2O, ये लिक्विड हो जाएगा, ये लिक्विड। और यहाँ पर डेल्टा एच जो होता है दिया गया है, मान लो -100 किलो कैलोरी दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दो, कहा गया है फाइंड एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फाइंड एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखें बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, 273 आप जोड़ देंगे 300 केल्विन हो जाएगा। कहीं पर भी अगर टेम्परेचर केल्विन में, सॉरी कैपिटल टी लिखा हो, इसका मतलब केल्विन में लिखा जाएगा। आर किलो कैलोरी है तो 2 × 10⁻³ लिख देंगे, आर हो जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू दिया है -100 किलो कैलोरी। डेल्टा ई कांस्टेंट वॉल्यूम की एनर्जी फाइंड करना, मतलब डेल्टा ई फाइंड करना है। तो डेल्टा एच इक्वल टू आप डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी लिखते हो। अब डेल्टा एन की वैल्यू अगर यहाँ पर फाइंड करें, डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड किया जाए तो डेल्टा एन हो जाएगा, ऊपर देखें, ये गैस मालिक्यूल लेना है तो प्रोडक्ट साइड में 12 CO2 गैस में है और रिएक्टेंट साइड में 15 O2 गैस में है। तो डेल्टा एन की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे तो डेल्टा एन देखते हैं क्या हो जाएगा। डेल्टा एन हो जाएगा 12 - 15 बराबर -3। अब यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू -100 आप लिख रहे हो और डेल्टा ई नहीं मालूम है, डेल्टा एन -3 है, आर की वैल्यू किलो कैलोरी में है तो 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी लिखोगे और टेम्परेचर है 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व कर लें, 300, 3 दूनी 6, 3 18, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा ई -1800 गुणे 10⁻³ यहाँ पर -100 आ जाएगा। अब डेल्टा ई यहीं पे रहने दें, इसको इधर कर लें तो -100 और इसको सॉल्व करेंगे तो -3 है, इसलिए 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो डेल्टा ई यहाँ पर -1.8, तो डेल्टा ई उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -100 1.8 बराबर हो जाएगा -98.2 किलो कैलोरी। ये हो जाएगा, इसको आप लोग जानते रहें। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। Combustion of ethylene occur at 27 degree Celsius as follow.
if energy, if heat of combustion is measured in calorimeter, then value is found minus 100 kilocalorie. If heat of combustion measured in bomb calorimeter, then what will be its value? What will be its value? तो यहाँ पर हम लोग भैया ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग डेल्टा एच माइनस 100 किलो कैलोरी लिख रहे हैं। ये कैलोरी मीटर में मेजर किया जाता है, लिखवाए थे। डेल्टा ई बाम्ब कैलोरी मीटर में मेजर करते हैं, नहीं मालूम। आर की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी होता है। टी दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 300 केल्विन हो जाएगा भैया। तो ये चीज़ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग लिखने वाले हैं डेल्टा एच, पहले तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। अब डेल्टा एन क्या हो जाएगा? डेल्टा एन ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर ये गैस प्रोडक्ट में 2 गैस है, 2 मोल है, ये 2 मोल गैस है, ये लिक्विड है, तो इसे कोई मतलब नहीं। रिएक्टेंट में 3 और 1 4 है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो एन पी जी माइनस एन आर जी। प्रोडक्ट में है 2 और रिएक्टेंट में है 4, तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू -100, यहाँ पर डेल्टा ई, यहाँ पर -2, आर की वैल्यू ऐसे भी 2 × 10⁻³ और टेम्परेचर हो जाएगा 3, तो -100, यहाँ पर डेल्टा ई, यहाँ पर 2 दूनी 4 तिहाई 12, 1200, तो -1.2 आ जाएगा ये, तो प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा -100 प्लस 1.2, तो माइनस हो जाएगा 98.8 किलो कैलोरी। ये डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी भैया 90 किलो कैलोरी। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग वर्क डन के बारे में बात करेंगे। आज की बात यहीं पे, ठीक बेटा।